विदेशों से आयातित इन पौधों ने नौनी के इन खेतों में अपने परिणाम बीते 2 सालों में जिस तरह से दिखाए हैं, वो बागवानों के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के रूप में तैयार किए जा सकते हैं। पहले हमने बात की आखिर क्यों इन पौधों को विदेशों से यहाँ लाने के बाद नौनी में रोपित किया गया। अरविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके बाद एक बड़ी बात, बागवानों तक जब ये पौधे पहुंचेंगे तो ऑर्चर्ड लेआउट की आती है। आपको क्या लगता है, सघन बागवानी सीडलिंग पे पहले यहाँ पर बागवानी की जाती थी, क्यों सीडलिंग की जगह हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे आए, और इसका ऑर्चर्ड लेआउट के लिए क्या बड़ी मुख्य बातें हो सकती हैं? देखिए निहाल जी, जो पूरे वर्ल्ड में जो समस्या है, एक एप्पल रीप्लांटेशन की बहुत बड़ी समस्या है। जहां आपने पहले सेब लगाया वहां द्वारा सेब नहीं लगता। तो क्योंकि आप जो ज़मीन वगैरह जो साफ़ करते हैं वो पुरानी पेड़ की जड़ें कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं, क्योंकि क्लोनल रूट स्टॉक की जड़ें संघन है, कम है, छोटे एरिया में है, तो उतना एरिया आप साफ़ कर सकते हैं। प्लस जो आपका सीडलिंग में है उसमें आपको वेरिएशन बहुत आती है क्रॉप की। जैसे कभी एक साल ऑन ईयर होगा, दूसरे साल ऑफ ईयर होगा, फिर साइज़ भी आपको P2 से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज रहता है। जो आप क्लोनल रूट स्टॉक पे प्लांटेशन करेंगे, इसमें एक तो आपको साइज़ यूनिफॉर्म आएगा, कलर अच्छा डेवलप होगा, और हर साल इसमें फ्रूट आता है। पर बागवानों को इसमें ये जानकारी देना ज़रूरी है कि ये कितने डिस्टेंस पे लगाया जाए, और इसका जो ट्रेनिंग प्रूनिंग भी है सिस्टम, जैसे पौधे को जिस जिस हिसाब से बड़ा करना है, वो भी जो हमारा स्टैंडर्ड का पौधा है उससे अलग है। तो इसके लिए भी नौनी विश्वविद्यालय में इन्होंने ट्रायल्स लगाए थे डॉक्टर चंदेल ने, जिसके रिजल्ट्स आ गए हैं। उन्होंने 3 तरह के ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट किए थे। तो आइए अब उनसे जानते हैं कि उसमें से कौन सा वो रिकमेंड करते हैं जो कि दी बेस्ट है इन पौधों के लिए। डिटेल जानकारी अगर किसान बागवानों को ऑर्चर्ड लेआउट के लिए चाहिए होगी, तो वो बागवानी विभाग और नौनी विश्वविद्यालय के इन वैज्ञानिकों से भी सीधा संपर्क कर ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर चंदेल से हम जानेंगे, बीते 2 वर्षों के भीतर हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत ये जो पौधे लाए गए हैं, उसके नतीजे आखिर किस तरह के रहे हैं, और आखिर वो बागवानों को क्या रिकमेंड करेंगे कि ऑर्चर्ड लेआउट के लिए उन्हें मुख्य बातें क्या करनी चाहिए। यह हमारे विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के ऑर्चर्ड साइट है, जहाँ की आज से पहले प्लम या पीचीज़ की बागवानी की जाती थी। पर अब हमारे विश्वविद्यालय ने जो यहाँ पर ये हिमाचल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बाहर से कुछ पौधे इंपोर्ट किए हैं, जो हमें यहाँ इस विभाग को काम दिया है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप करने के लिए हमने ये प्लांटेशन की है। ये प्लांटेशन 2016 में हुई है। हमारा जो मुख्य काम यहाँ पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप करने का है, वो है कि वैरायटीज़ के इवैल्यूएशन की कौन सी एलिवेशन में कौन सी वैरायटी अच्छी तरह से पनप सकती है, ताकि बागवान भाई अपने आप बागीचे में एलिवेशन के हिसाब से अपने सेब की किस्में लगा सकें। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्कारलेट स्पर्ट 2 किस्म है। अभी हम 1250 मीटर की ऊंचाई पर हम खड़े हैं। यहाँ का एलिवेशन 1250 मीटर है, जो कि लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहले सेब की बागवानी करना संभव नहीं था, पर अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नई वैरायटीज़ आई है, कुछ खासकर जो हमारी डिलीशियस वैरायटी थी, उसमें रंग या कलर बहुत कम आता था इस एलिवेशन में। पर आप इस वैरायटीज़ को देखेंगे, ये हाई कलरिंग स्टेन है और इनमें कलर डेवलपमेंट बहुत अच्छी आ गई है। ये स्कारलेट स्पर्ट 2 है, आप देखिए इसमें फ्रूट साइज़ भी बहुत अच्छा है और रंग भी इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये वैरायटी खासकर जो 4000 से 5000 फीट तक की ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त हो सकती है। तो बागवान भाई अगर लोअर एलिवेशन में सेब लगाना चाहते हैं, एक तो इस वैरायटी को लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी वैरायटी है जेरोमाइन। ये स्टैंडर्ड टाइप की वैरायटीज़ है, पौधा इसका थोड़ा बड़ा होगा,
पर इसको हमने जो यहाँ पौधा है ये M9 रूटस्टॉक पे है, जो ड्वार्फिंग रूटस्टॉक पे उस पर ग्राफ्ट किया गया है। इसकी प्लांटिंग अगर स्पेसिंग की बात करें वो 2.5 मीटर रो टू रो और 1 से 1.5 मीटर के फासले पे पौधे से पौधे आप बागवान भाई लगा सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी लोअर एलिवेशन में रंग बहुत अच्छा आ रहा है और साइज़ और क्वालिटी भी अच्छी बन रही है। और इसलिए बागवान भाई जो 4000 से 5-6 हज़ार तक है लोअर एलिवेशन में, जहाँ की डिलीशियस वैरायटी में रंग की प्रॉब्लम आती है, वो अच्छी तरह से इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। ये वैरायटी में दूसरी जगह में भी हम हायर एलिवेशन में भी देखा है, खासकर ये जेरोमाइन और रेड ब्लॉक्स ये हायर एलिवेशन पे भी अच्छी पनप रही है। ये तीसरी किस्म है जो कि जिसे रेड कैप वेल्टॉड है, ये स्पर टाइप की किस्म है। इसका पौधा थोड़ा छोटा रहता है। इसे 106 रूटस्टॉक पे ग्राफ्ट किया गया है। इसमें भी स्पेसिंग की अगर बात करें तो इसको भी 2.5 मीटर रो टू रो और 1 मीटर से 1.5 मीटर के फासले पे प्लांट से प्लांट लगा सकते हैं। और इसमें भी अगर आप लोअर एलिवेशन में रंग देखेंगे, कलर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और साथ में साइज़ और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इन तीनों किस्मों में जो मैं बता रहा था, स्कारलेट स्पर 2, जेरोमाइन और रेड कैप वेल्टॉड, खासकर ये जो 4000 से लेके 5-6 हज़ार फीट तक की ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ तक इसको बड़ी अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। और एक फ़ायदा इनमें ये है कि कम से कम ये 1 महीना पहले जो हमारी डिलीशियस वैरायटी है जो कि कहीं अगस्त में पकती है, ये हमारी जुलाई के मध्य में या 8-10 जुलाई तक तैयार हो जाएगी और मार्केट में इसका प्राइस अच्छा मिल सकता है। सेब में अधिक उत्पादन के लिए पॉलिनेशन की आवश्यकता रहती है, तो जो ये वैराइटीज़ बाहर से इंपोर्ट हुई है, इसके साथ 2-3 पॉलिनाइज़र वैरायटी भी साथ में मंगवाई गई है। ये आप देख रहे हैं रेड लम गाला साथ में मंगवाई गई है। ये आप देख रहे हैं रेड लम गाला। देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल बागवानी थी पहले, उसमें गोल्डन या रेड गोल्ड मुख्यतः से पॉलिनाइज़र वैरायटियाँ यूज़ की जाती थी, जिसमें क्या था कि मार्केट में उनके प्राइस अच्छे नहीं मिलते थे। पर इस वैरायटी को आप देखेंगे, एक तो पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जो फ्लावरिंग है वो हमारी जितनी भी ये वैराइटीज़ मंगाई गई है, स्कारलेट कह लो, सुपर चीफ कह लो या आप जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, उसके साथ फ्लावरिंग बिल्कुल सिंक्रोनाइज होती है। फ्लावरिंग और पॉलिनेशन के लिए इसलिए ये बहुत अच्छी किस्म है। और सेकंड दूसरी बात इसमें ये है कि ये इसकी मार्केट वैल्यू भी देखेंगे तो ये रंग बहुत अच्छा आता है, उसी समय तैयार हो जाती है और बागवान भाइयों को इसके मार्केट में बहुत अच्छे दाम, जो हमारे कमर्शियल वैराइटीज़ है जेरोमाइन या रेड ब्लॉक्स या स्कारलेट स्पर, उसी दाम में ये बिक जाती है। तो एक इसका फ़ायदा ये है। और ये अगर आप इसकी क्वालिटी की बात, थोड़ा सा साइज़ छोटा रहता है पर खाने में बहुत क्रिस्पी है, शेल्फ़ लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है, पॉलिनाइज़र बहुत अच्छा है। तो ये खासकर जब बागवान भाई बगीचा लगाएं अपना, स्कारलेट स्पर का लगाना चाहते हैं, जेरोमाइन का लगाना चाहते हैं, रेड ब्लॉक्स का लगाना चाहते हैं या सुपर चीफ का, तो पॉलिनाइज़र वैरायटी या तो आप रेड लम गाला यूज़ कर लीजिए या केल गाला। देखिए, जब आप बगीचा लगाना चाहते हैं, अगर अच्छी पैदावार लेनी है बागवान भाई ने, तो कम से कम 25 से 33% पॉलिनाइज़र वैरायटी लगानी चाहिए। पहले ये होता था कि हमारी पॉलिनाइज़र वैरायटी की मार्केट वैल्यू नहीं होती थी, पर अगर आज की डेट में देखेंगे, इन पॉलिनाइज़र वैरायटी की मार्केट वैल्यू भी उतनी है जितनी हमारी कमर्शियल वैराइटीज़ की है। तो बागवान भाई इसको बड़े आसानी से अपने बगीचे में एज ए पॉलिनाइज़र भी लगा लेगा। इस पौधे को देखें, गाला की दूसरी स्ट्रेन है जिसे कि हम गेल गाला वैरायटी के नाम से जाना जाता है। और ये किस्म भी एज ए पॉलिनाइज़र जो हमारी कमर्शियल वैरायटी जितनी भी है, चाहे आप जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, स्कारलेट स्पर 2, सुपर चीफ, क्योंकि इसका के लिए बहुत ही ठीक है, क्योंकि इसका भी फ्लावरिंग पीरियड अगर देखेंगे, बिल्कुल फ्लावरिंग इसकी भी जो इन वैराइटीज़ के साथ फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज करती है और पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, इसकी मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें तो मार्केट वैल्यू में भी, क्योंकि इसमें रंग भी बहुत अच्छा आता है और ये मैच्योरिटी इसकी कम से कम मध्य जुलाई के टाइम होती है और ख़ासकर लोअर एलिवेशन में, और जिससे कारण इसके मार्केट में इसके प्राइसेस भी अच्छे मिल सकते हैं। इस पौधे को देख रहे हैं, ये भी एक पॉलिनाइज़र वैरायटी है जिसे ओवल अर्ली फ्यूजी नाम से जाना जाता है।
पॉलिनाइज़र के तौर पे ये वैरायटी जो हमारी कमर्शियल वैरायटीज़ है उनके लिए बहुत ठीक है। स्कारलेट स्पर्ल ले लो, सुपर चीप ले लो, जैगोमाइन, क्योंकि इसका भी जो फ्लावरिंग पीरियड है वो बिल्कुल साथ ही ये फूलती है और एज ए पॉलिनाइज़र बहुत अच्छी है। पर लोअर एलिवेशन में इसमें एक तो कलर की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा लाल नहीं हो पाता, जिसके कारण ये मार्केट में इसकी दाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे और थोड़ा लेट भी पकती है। ये लोअर एलिवेशन में भी कहीं अगस्त 15 तक या 20 अगस्त तक पकेगी। तो एज ए पॉलिनाइज़र ये वैरायटी लोअर एलिवेशन इन कमर्शियल वैरायटीज़ के लिए ठीक है, पर एज ए कमर्शियल वैरायटी हम इसको लोअर एलिवेशन के लिए हम बागवान भाइयों को सलाह देंगे कि इसको एज ए कमर्शियल वैरायटी मत लगाइए। देखिए, पॉलिनाइज़र जितने भी है, अगर आप इसको मिक्स करना चाहते हैं कमर्शियल ट्रेडिशनल प्लांटेशन में भी, लो डेंसिटी में भी अगर आप करना चाहते हैं, पॉलिनाइज़र वैरायटी में क्या होना चाहिए कि एक तो फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज, जब आपके मेन वैरायटी में फूल खिलते हैं उसी टाइम इसमें भी फूल खिलने चाहिए, साथ फ्लावरिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 दिन बाद लेट फूले, जब मेन वैरायटी की फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, तो पॉलिनाइज़र ये अच्छा पॉलिनाइज़र नहीं माना। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग की फ्लावरिंग साथ होनी चाहिए। तो आप इन वैरायटीज़ को, जैसे अगर सीडलिंग पे भी आपका सुपर चीप है या जैगोमाइन है या रेड ब्लॉक्स है या रेड कैप बेल्टॉड है, क्योंकि उसमें भी फ्लावरिंग साथ आएगी इसके साथ, तो एज ए पॉलिनाइज़र सीडलिंग रूटस्टॉक के लिए भी अच्छी मानी गई है। बागवान भाइयों, जो ट्रेडिशनल बागवानी है, लोगों ने 5 या 10% से ज़्यादा पॉलिनाइज़र वैरायटी नहीं लगाई हुई है। पॉलिनेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर तो मौसम साफ़ है, मधुमक्खियाँ कई दूरी तक चली जाती है, पॉलिनेशन कर लेगी। जिस टाइम मौसम कई बार ख़राब होता है, बारिशें होती है, लो टेम्परेचर हो जाता है, तो मधुमक्खियाँ दूर तक नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या हो कि आपकी पॉलिनेशन ठीक नहीं होती। तो अगर आपकी 25 या 33% पॉलिनाइज़र वैरायटी है, तो मक्खियाँ एक साइड से दूसरी साइड तक पॉलिनेट कर ले, दूर तक ना जाने की वजह, क्योंकि पॉलिनाइज़र आपके प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो पॉलिनेशन हो। खासकर इस साल भी ये देखने में आया है कि ट्रेडिशनली क्या हुआ है कि ट्रेडिशनल जो लो डेंसिटी में प्लांटिंग में और कम प्रोपोर्शन में पॉलिनाइज़र वैरायटियाँ लगी है, उनके क्रॉप कम है। एक साइड पॉलिनाइज़र की साइड क्रॉप है, दूसरी साइड क्रॉप नहीं है। यही वजह रही कि क्योंकि बारिशें हुई, थोड़ी लो टेम्परेचर रहा, जिसकी वजह से मधुमक्खियों ने काम नहीं किया। तो अगर 25 या 33% पॉलिनाइज़र वैरायटी लगी होगी, इवन आपका मौसम भी ख़राब होता है, मैं नहीं मानता कि आपकी क्रॉप ना लगे। इस पौधे को देखेंगे, फलों से लदा हुआ है। ये हमारी स्पर टाइप किस्म है, सुपर चीफ, जो कि स्पर टाइप है और इसको 106 रूटस्टॉक पे ग्राफ्ट किया गया है। ख़ासकर ये वैरायटी लोअर एलिवेशन में थोड़ा, अगर दूसरी वैरायटीज़ की कंपैरिजन में आप कंपेयर करेंगे स्कारलेट स्पर्ल 2, रेड कैप बेल्टॉड और जैगोमाइन से, कलर डेवलपमेंट थोड़ा कम आता है लोअर एलिवेशन में। खासकर ये वैरायटी 6000 से 7000 फीट तक की ऊंचाई के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। कलर डेवलपमेंट भी थोड़ा हाइट में ज़्यादा आ जाता है और इसमें लोव्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, फ्रूटिंग तो बहुत अच्छी आती ही है। तो इस लोअर एलिवेशन को थोड़ा छोड़ के 4 या 4500 या 5000 फीट के से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी किस्म है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो विदेशों से पौधे मंगवाए गए हैं वो फार्मर्स को भी बांटे गए हैं, पर फार्मर्स में यही शंका रहती है कि हम पौधे तो ले लिए, इसको किस स्पेसिंग पे लगाना है, किस डिस्टेंस पे लगाना है, पौधे से पौधे क्या दूरी होनी चाहिए और आपकी पंक्ति से पंक्ति क्या दूरी होनी चाहिए, ये शंका उनके मन में रहती है। तो हमने एक जो हम यहाँ पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप कर रहे हैं कि हमने डिफरेंट स्पेसिंग पे ये पौधे लगाए हैं। 2.5 मीटर रो टू रो जो स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग भी डिपेंड करती है आपका रूटस्टॉक और साइन कॉम्बिनेशन कि आपका रूटस्टॉक क्या है, मूल विंथ क्या है और उसके ऊपर वैरायटी क्या लगी है। जैसे कि आप इस इन पौधों को देख रहे हैं, ये वैरायटी जैगोमाइन है और स्टैंडर्ड वैरायटी है। इसको M9 रूटस्टॉक पे ग्राफ्ट किया गया है, जो कि हाई डेंसिटी के लिए बहुत ही उपयुक्त है अगर आपके सीधे खेत है और ज़मीन अच्छी है। तो इसमें हमने पाया है कि अगर आप इसकी स्पेसिंग 2.5 मीटर रो टू रो और पौधे से पौधा आप 1 मीटर से 1.5 मीटर तक रखते हैं, तो ये स्पेसिंग बहुत ही उपयुक्त है। और इसके साथ इसका ट्रेनिंग सिस्टम पे भी आपकी स्पेसिंग डिपेंड करती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इसमें हम हाई डेंसिटी में वर्टिकल सिस्टम करते हैं, सिलेंडर स्पिंडल सिस्टम करते हैं और टॉल स्पिंडल सिस्टम। आप इस पौधे को देखेंगे, ये टॉल स्पिंडल से ट्रेंड किया गया पौधा है। इसमें
2 फुट तक हमने कोई भी ब्रांच आने नहीं दी। उसके बाद जितनी भी शाखाएं आई है, इनको शाखाओं का एंगल आप देखेंगे तो ये आपका 60-70 डिग्री है। और उसके बाद इन ब्रांचेस को हमने जुलाई के महीने में हम नीचे बांध देते हैं। इसको बिलो हॉरिजॉन्टल आप इसको टेंट करेंगे और इसमें रेगुलर ब्रांचेस आने देते हैं। ये नहीं है कि जैसे मॉडिफाइड में हम एक स्टोरी बनाएंगे, दूसरी स्टोरी बनाएंगे, इसमें रेगुलर ब्रांचेस आने देंगे। और इसकी जब शूट की लेंथ कोई 8-10 सेंटीमीटर हो जाए तो आगे से हम इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं, ताकि शूट की ग्रोथ कम हो और स्पर फॉर्मेशन ज़्यादा रहे। तो आप इस पौधे को देख लीजिए, ये M9 रूट स्टॉक पे है, स्टैंडर्ड वैरायटी जेरोमाइन है और टॉल स्पिंडल सिस्टम से ट्रेंड किया गया है। तो ये 2 साल का पौधा है, कम से कम इसमें 60-70 फ्रूट है। अगर इसकी प्रोडक्टिविटी आंकेंगे तो अगर 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 से 25 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर आपकी इसकी प्रोडक्टिविटी आ सकती है। हाई डेंसिटी में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पौधे की सिधाई किस तरह से करनी है, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। आप इन पौधों को देख रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, जो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग होता है, ये पौधे उस सिस्टम से ट्रेन किए गए। पहली स्टोरी, फिर कुछ स्पेस छोड़ के दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, और इसमें कोई बेंडिंग वगैरह हम नहीं करते। तो पौधे में आप इन पौधों में देखेंगे कि शूट की बढ़ोतरी ही हो रही है और पौधे एक साथ लगे हैं, एक ही वैरायटी है, एक ही रूट स्टॉक पे है। आप कंपैरिजन के लिए देखेंगे कि इसमें कोई भी फ्रूट नहीं लगा है, सिर्फ आपकी शूट की ही ग्रोथ हो गई है। जो हमारी सघन बागवानी है उसमें सबसे बढ़िया सिस्टम है टॉल स्पिंडल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। आप इस पौधे को या इस रो को देखेंगे, ये पौधे सारे टॉल स्पिंडल सिस्टम से ट्रेन किए गए हैं। वैरायटी भी वही है, रूट स्टॉक भी वही है। पर आप इन पौधों को देखेंगे, इनिशियली क्या है कि हमने इनको ब्रांचेस की बेंडिंग की हुई है। इनका एंगल देखिए आप, ये बिलो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड की है ब्रांच। और इसमें क्या होता है कि जब पिंचिंग करेंगे, बेंडिंग करेंगे, तो उसमें स्पर फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, जिससे फूल ज़्यादा आते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। तो इस पौधे की कंपैरिजन अगर दूसरे मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम से करेंगे तो इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट, जो सूर्य का प्रकाश है, जिससे कि कलर डेवलपमेंट अच्छी आती है, वो अंदर तक जाता है। और अंदर वाला भी जो भी फ्रूट जहाँ भी अंदर है वो भी बिल्कुल लाल है और अच्छा कलर डेवलप हुआ है। आप इस पौधे को देख रहे हैं और इस रो में जितने भी पौधे हैं, ये हमारा दूसरा सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है, जिसे कि वर्टिकल एक्सिस सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। टॉल स्पिंडल और वर्टिकल एक्सिस सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि इनमें आप ब्रांचेस को देखेंगे, ये ब्रांचेस आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ट्रेंड की गई है। और जो टॉल स्पिंडल में था, इन ब्रांचेस को हमने हॉरिजॉन्टल से भी नीचे हमने झुकाया हुआ था, जिसकी वजह से क्या है कि अधिक स्पर उस सिस्टम में बने थे और अधिक फ्रूटिंग आई थी। इसमें आप फ्रूटिंग देखेंगे थोड़ी टॉल स्पिंडल की अपेक्षा कम है। तो ये भी सिस्टम फार्मर्स अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी आसानी से हो सकता है। वैसे जो सिस्टम के बारे में मैं कहना चाहूँगा, टॉल स्पिंडल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ही फार्मर्स को अपने बगीचे में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वो बनाने में या डेवलप करने में भी आसान है और प्रोडक्शन भी उसमें और क्वालिटी फ्रूट भी उसमें ज़्यादा है। एक तीसरा सिस्टम जो हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड में प्रयोग में लाया जाता है, जिसे कि सिलेंडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें कि जो हमारा लीडर है उसको एस शेप में डेवलप किया जाता है। पर ये डेवलप करने के लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं नहीं कि बागवान भाई इस सिस्टम से पौधे को डेवलप करें। ये डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है और इसमें भी हमने ये पाया कि फ्रूटिंग भी कम होती है और क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स भी इतना अच्छा नहीं है जितना कि टॉल स्पिंडल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। सिस्टम के बारे में मैं जितने भी सिस्टम हमने यहाँ हाई डेंसिटी के डेवलप किए हैं और कर रहे हैं, मैं तो ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि बागवान भाइयों के लिए टॉल स्पिंडल सिस्टम ही बहुत ही अच्छा उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि एक तो डेवलप करने में बहुत आसान है और प्रोडक्शन और क्वालिटी फ्रूट उसमें बहुत अच्छा आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए सबसे बड़ी बात, जिस अलख को जलाने का काम हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना ने किया, वो अलख अब कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट दिखाती दे रही है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के इन पौधों को जब नौनी विश्वविद्यालय में रोपित किया गया, इसके कुछ सफल परिणामों को लेकर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को
शुरुआती तौर पर बनाने का एडहॉक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को बनाने का काम भी किसानों और बागवानों के लिए किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इसे पूरे तौर पर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के रूप में भी बनाया जाएगा। किसान और बागवान अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो वो नौनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से भी बात कर सकते हैं और बागवानी विभाग के साइंटिस्ट, कृषि अनुसंधान से जुड़े लोग और वहाँ के तकनीकी अधिकारियों से भी मिलकर अपने लिए इससे जुड़ी जानकारी साथ में ले सकते हैं। लेकिन 2 साल के इस सफल ट्रायल के बाद जो भी अभी सामने आया है वो परिणाम हम किसानों और बागवानों के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत लाने का पहला काम वीडियो के ज़रिए, शायद पहला इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले इस तरह के काम विश्वविद्यालय अनुसंधान के किसानों तक पहुँचाने के लिए नहीं हुए, वो किए जा रहे हैं। इस परिणाम को देखते हुए लगता है आने वाला भविष्य किसानों और बागवानों का सघन बागवानी को लेकर भी बेहतर होगा और उनको सेब के जरिए बेहतर आय कमाने का भी एक बढ़िया मौका ज़रूर मिलेगा।